दोस्तों अगर आप लोग यूपीएससी, ईपीएफओ के एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस एग्जाम प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्वांट एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। क्योंकि इस कंपोनेंट से आपको एग्जाम में अराउंड 15 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए इस कंपोनेंट को अच्छे से प्रिपेयर करना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत सारे बच्चों को डाउट होते हैं कि सर इस कंपोनेंट से किस लेवल के किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि कंपोनेंट आपको लगभग हर और एग्जाम में भी देखने को मिलेगा, लाइक एसएससी, सीजीएल या फिर यूपीएससी या फिर आरबीआई ग्रेड भी। तो बच्चों को एक कंसर्न होता है कि भाई किस तरह के क्वेश्चन एग्जैक्टली आते हैं इस पर्टिकुलर एग्जाम में, क्या हमारी बाकी एग्जाम की प्रिपरेशन यहाँ पर हमें हेल्प कर सकती है। तो इस वीडियो में देखेंगे भाई किस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर हम पीवाईक्यू सॉल्व करने वाले हैं ईपीएफसी 2023 के, ईओ 2023 के, ईओ 2021 के। तो वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई अगर आप लोग यूपीएससी, ईपीएफओ के, एपीएफसी या फिर ईओ एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के पास हमारी 1900 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू की बुक पक्का होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको स्पेशल कंपोनेंट लाइक अकाउंटेंसी, आयरन, लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वो भी चैप्टर वाइज प्रोवाइड कर रहे हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। और ये बुक आप अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप ओवरऑल एग्जाम की क्वालिटी रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है। यहाँ पर हम आप लोगों को 15,000 प्लस क्वेश्चन दे रहे हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। यहाँ पे चैप्टर वाइज टेस्ट है हर एक कंपोनेंट के, जिसके थ्रू आप अपने हर एक कंपोनेंट की टॉपिक की प्रिपरेशन को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों के पास फुल लेंथ टेस्ट है 10 इन नंबर, जिनके थ्रू आप अपनी ओवरऑल एग्जाम प्रिपरेशन चेक कर सकते हैं। आपके पास सॉल्व पीवाईक्यूज हैं एपीएफसी के सिंस 2002 एंड ईओ के सिंस 2017। आपके पास मंथली करंट अफेयर टेस्ट हैं टू स्ट्रेंथन योर करंट अफेयर प्रिपरेशन। आपके पास वीकली मेंटर टॉक सेशन यहां पर होगी। तो एक बहुत अच्छा पैकेज है आप सबके लिए इस एग्जाम की क्वालिटी प्रैक्टिस करने के लिए। और ये पैकेज आप लोगों को 87% के डिस्काउंट पे हम ऑफर कर रहे हैं। आपको करना क्या है, आपको कूपन कोड EPFO87 यूटिलाइज करना है। तो इस टेस्ट सीरीज में एनरोल करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। डिस्कस कर रहे हैं। तो आज जो कंपोनेंट हम डिस्कस करेंगे ये जनरल मेंटल एबिलिटी होगा और जो क्वेश्चन है हमने ये एपीएफसी 2023 के लिए गए हैं। तो 2023 एपीएफसी का ये पेपर और पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है। कोशिश करिए कि हर एक क्वेश्चन जब आपकी स्क्रीन पे आए तो आप वीडियो को पॉज कर लें और खुद से सोल्व करने की कोशिश करें। मैं तो करवा ही दूंगा, मेरे सॉल्यूशन से मैच जरूर करना, ठीक है। क्या है क्वेश्चन नंबर 1? देयर आर 7 हेमिस्फेरिकल containers of radius r meter, each of them is fully filled with water. The water in these is transferred to a hemispherical container of radius equal to 1.5 times of r, ठीक है, such that a maximum number of smaller containers get emptied out. So how many smaller containers remain fully filled when the larger container gets fully filled? वो क्या कह रहा है कि ये छोटे छोटे 7 कंटेनर है हेमिस्फेरिकल यही होता है। इनको एक बड़े लार्ज हेमिस्फेरिकल कंटेनर में क्या करना है, खाली करना है। ये भरे हुए हैं वाटर के और ये 7 है, ठीक है। इनको यहाँ खाली करना है। तो इनमें से कुछ ना कुछ तो ये यहाँ जाके खाली होंगे। तो वो पूछ रहा है कि जब ये भर जाएगा तो यहाँ जो एम्प्टीड, फुली एम्प्टीड बचेंगे वो कितने बचेंगे, सॉरी जो फुली फिल्ड बचेंगे वो कितने बचेंगे, फुली फिल्ड। अब देखो इसकी जो रेडियस है ना, रेडियस वो r है, ठीक है। और इस वाले की जो रेडियस है भाई वो रेडियस 1.5 r है, ठीक है। सिर्फ क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए मैंने अज्यूम कर लिया कि r इज इक्वल टू 2, 3 कुछ भी है। मान लीजिए r इज इक्वल टू 3 है। अब एक बात सिंपल सी चीज देखो कि यहां से अब इसकी पूरी वॉल्यूम देखेंगे तो हेमिस्फेयर की वॉल्यूम क्या होती है, 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है भाई, 2/3 पाई आर क्यूब। अब ये जाएंगे इसके अंदर, अगर आर की वैल्यू 3 है तो ये हो गया 2/3 इंटू पाई, और ये आर की वैल्यू 3 है तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब अगर यहां आर की वैल्यू 3 है, 3 लेने से थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्योंकि यह 1.5 है, तो आप इसको मत ही एज्यूम करो कुछ भी, ठीक है, सीधा ही कर लेते हैं। अगर लेना है तो आर की वैल्यू 2 ले लो, क्योंकि 2 लेने से आर की वैल्यू अगर 2 ली तो ये 1.5 r इज इक्वल टू 3 बन जाएगा। बस कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए ले रहे थे हम। तो एक जो हेमिस्फेरिकल है, शॉर्ट वाला जो हेमिस्फेरिकल बाउल है या कंटेनर है, उसकी वॉल्यूम होगी इंटू 8, इतनी होगी भाई, ठीक है। अब जब ये इस वाले में जाएगा तो इसकी टोटल वॉल्यूम क्या होगी, 2/3 पाई आर क्यूब, यानी 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। तो इतना भरना है और एक की वॉल्यूम इतनी है, तो टोटल कितने कंटेनर चाहिए हमें फिल करने के लिए, 2/3 पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और डिवाइड बाय 2/3 पाई इंटू 8। तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 27/8, तो 3 पॉइंट समथिंग लगेंगे, ठीक है, 3 पॉइंट समथिंग लगेंगे। तो ये टोटल अगर 7 है
तो इसमें से 3 पॉइंट समथिंग तो चला गया, ठीक है, तो इसमें 3 पॉइंट समथिंग ही बचेंगे। 3 पॉइंट समथिंग का मतलब है कि 3 फुली फील्ड होंगे, बाकी एक जो है वो आधा फील्ड होगा। तो जो फुली फील्ड बचे वो कितने बचे? 3, ठीक है। बस यही बताना था हमने कि हाउ मेनी स्मॉलर कंटेनर्स रिमेन फुली फिल्ड। तो फुली फिल्ड तो 3 बचेंगे, और जो चौथे वाला बचेगा उसमें कुछ थोड़ा बहुत होगा, बट वो फुली फिल्ड नहीं होगा, ठीक है भाई। तो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। कोशिश करिए वीडियो को पॉज कर लें और फिर उसके बाद सोल्व करें, ठीक है। देखो, what is the length of the radius of the circle that passes through the point 0 0 0 3 and 2 0, ठीक है। अगर ये पॉइंट 0 0 है तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, ठीक है। रेडियस ऑफ द सर्कल राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा इस तरीके से, और जो सर्कल बनेगा ना वो ऐसे बनेगा, क्योंकि 0 0 तो यहीं से गुजरेगा, ठीक है। 0 0 पॉइंट तो यही होगा ना भाई, ठीक है। अगर 0 0 पॉइंट यही होगा तो ये ए, ये बी और ये सी मैंने ले लिया। अगर ये 0 0 तो ये 0 3, तो ये 0 3, ठीक है। तो ये टोटल लेंथ ए से बी तक की 3 हो जाएगी, और ये 2 0 है तो ये टोटल लेंथ ए से सी तक की 2 हो जाएगी। अगर 0 0 है तो ये यहाँ 90 डिग्री बनाएगा, और अगर ये 90 डिग्री बनाएगा मेरे दोस्त तो ये क्या होगी? एक राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेनस होता है, ठीक है, यानी यहां BC स्क्वायर जो होगा दैट इज AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यही तो होगा भाई, यही तो होगा ना। तो अगर BC स्क्वायर लूं, AB स्क्वायर, AB कितना है 3, 3 का स्क्वायर, और AC कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर, तो ये आ गया 13। तो जब BC लोगे तो ये आ जाएगी √13, ठीक है। तो ये पूरी BC आ गई √13। अब ये जो सर्कल बनाना बाहर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, ये जो होगा ना, ये हाइपोटेनस का हाफ, ये इसकी रेडियस होगी ये, ठीक है, ये रेडियस होगी, ये सरकम सेंटर बनाएगी, तो ये आपकी रेडियस है, ये सरकम सेंटर है, ठीक है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेडियस? तो राइट एंगल ट्रायंगल की जो सरकम रेडियस होती है, हमेशा ध्यान रखना, दैट इज हाइपोटेनस डिवाइड बाय 2। और जो इन रेडियस होती है ना राइट एंगल ट्रायंगल की, अगर सर्कल अंदर बन रहा है इसके इस तरीके से ये, तो इसकी इन रेडियस होती है P + B - h/2, ठीक है। तो यहां तो हाइपोटेनस बाय 2 होगा, तो हाइपोटेनस √13/2। तो जो रेडियस आएगी इस सर्कल की दैट इज √13 डिवाइड बाय 2। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है सभी को? बात समझ पाए? चलो नेक्स्ट देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3। कोशिश करिए वीडियो पॉज करके पहले खुद से बना के देखो क्या है। Suppose that x and y are distinct variable that takes values from 1, 2, 3, 4, 5, 6. ठीक है? What is the probability that the value of the expression xy plus x plus y is even? ठीक है? x plus y, xy is even. देखो हमेशा क्या होता है, अगर आप इवन नंबर में इवन नंबर ऐड करो तो वो इवन होता है, ठीक है। अगर इवन नंबर में ओड नंबर ऐड करोगे तो वो ओड होगा, ठीक है। इवन की इवन से प्रोडक्ट कर लो तो वो इवन होता है, ठीक है। इवन की ओड से प्रोडक्ट करोगे तो भी वो इवन होगा, और अगर ओड की ओड से प्रोडक्ट करोगे तो वो ओड होगा, ठीक है भाई। अब ये 3 टाइम्स है, तो यहां पे जब जब भी ओड नंबर आएगा तो वो ओड बनेगा, इवन नहीं बनेगा, बल्कि वो कह रहा है कि इवन बनना चाहिए। तो ये 1, 3 और 5 के केस तो एलिमिनेट हो जाएंगे। अब x और y की वैल्यू 2, 4, 6 में से हो सकती है। अब अगर xy प्लस x प्लस y, ठीक है, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या हो सकती है? y की वैल्यू 4 हो सकती है। अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 6 हो सकती है। अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 2 हो सकती है। अगर x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू 6 हो सकती है। या फिर x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 2 हो सकती है, या x की वैल्यू 6 है तो y की वैल्यू 4 हो सकती है। तो इतने ही केस तो बन सकते हैं। तो ये 6 ही केस होंगे जिसमें ये इवन होगा। तो टोटल ये 6 केस में होगा, और टोटल केस कितने बनेंगे? 30। तो 6/30। तो 6/30 का मतलब होता है 1/5। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, ठीक है। मतलब ये फेवरेबल केस है जब इवन होगा। टोटल केस 30 बनेंगे इसमें, और ये 6 बन गया, तो 6/30 1/5 इज द राइट आंसर। क्लियर है? बात समझ पाई? चलो नेक्स्ट देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो वीडियो को पॉज कर लें और फिर सोल्व करें, ठीक है।
क्या है, सपोज दैट ए बी ग्रेटर देन 0 इफ द इक्वेशन हैज रियल रूट्स नेमली अल्फा एंड बीटा, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ठीक है, वैसे तो ये मुश्किल क्वेश्चन नहीं होते हैं, ऐसे सवालों में आप सिंपली भी चेक कर सकते हो। जैसे मैं यहां बोलूं कि ए की वैल्यू 7 है, बी की वैल्यू 12 है, लेट एज्यूम कर लिया हमने। ठीक है, तो ये क्या होगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि ए और बी दोनों ग्रेटर देन 0 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। जब आप इसके रूट बनाओगे ना, ऐसे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये बन गया x इंटू एक्स प्लस 3 और ये बन गया 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4 दैट इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू -3 और -4 आ गई। तो मतलब यहीं से पता चल रहा है कि जो अल्फा और बीटा है वो लेस देन 0 होंगे। ठीक है, यह वैसे नेचर ऑफ रूट में बहुत बार बताता हूं कि अगर ये कोई इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस या कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो अगर ये बी और सी दोनों पॉजिटिव है तो उस इक्वेशन के दोनों रूट नेगेटिव आएंगे। बी नेगेटिव है, सी पॉजिटिव है, तो दोनों रूट पॉजिटिव आएंगे। और बी चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, लेकिन सी नेगेटिव है तो एक रूट पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा। तो ये हम ऑलरेडी मतलब बहुत बेसिक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कई दफा पढ़ चुके हैं। तो यहां भी ए और बी दोनों पॉजिटिव हैं, ग्रेटर देन 0 है भाई, तो रियल रूट है, तो दैट मीन्स क्या होगा फिर, ए और बी दोनों अल्फा और बीटा जिसके रूट होंगे वो दोनों लेस देन 0 आएंगे, नेगेटिव आएंगे। ठीक है, बट ये कहना कि अल्फा -1 अल्फा बाई बीटा लेस देन +1, ये मतलब ये गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ पाए सारे, कोई दिक्कत डाउट किसी भी तरह का नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इजी क्वेश्चन है, इसको आप आराम से बना सकते हो। द एजेस ऑफ मिस्टर कुमार एंड इज सन आर इन द रेशियो 5:3। कुमार है और उनका सन है, इनकी जो प्रेजेंट एजेज है, प्रेजेंट एजेज दैट इज इन द रेशियो 5:3। 15 ईयर्स बैक दिस रेशियो वाज 2:1। ठीक है, 15 साल पहले यही जो रेशियो है दैट वाज 2:1। 15 ईयर बैक इट वाज 2:1। तो व्हाट वाज द एज ऑफ मिस्टर कुमार व्हेन हिज सन वाज बोर्न। ठीक है, जब सन बोर्न हुआ। अब देखो एक तरीका तो सिंपल है कि ये 5x और ये 3x। ठीक है, तो 5x माइनस 15 और 3x माइनस 15 दैट इज इक्वल टू 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 5x माइनस 15 दैट इज 6x माइनस 30, तो जो x की वैल्यू आ गई वो 15 आ गई। तो अगर x की वैल्यू 15 है, ठीक है, तो जो कुमार है उनकी एज क्या होगी, 15 इंटू 5 75 और ये 3 इंटू 15 45। तो जो अगर सन 45 का है तो जब सन पैदा हुआ मतलब कब पैदा हुआ था, 45 ईयर बैक, तो 45 ईयर बैक कुमार की एज क्या होगी 30। तो ए इज द राइट आंसर। इसी को बिना एक्स लिए भी कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि इतना सब सोचने की जरूरत है, इतने बेसिक सवालों में आप वैसे भी आराम से बना सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो भाई, क्या है, कंटेनर एक्स कंटेन्स, वीडियो पॉज करके आप खुद से सोल्व करने की कोशिश जरूर करना। कंटेनर एक्स कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इन द रेशियो 1:3। एक्स एक कंटेनर है जिसके अंदर ऑयल और वाटर है दैट इज इन द रेशियो 1:3। वेरेज कंटेनर वाई कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर इन द रेशियो, एक कंटेनर वाई है, इसमें जो ऑयल और वाटर है दैट इज इन द रेशियो 2:3। अब वो क्या कह रहा है, इफ 2 लीटर्स ऑफ लिक्विड फ्रॉम कंटेनर एक्स, यहां से अगर 2 लीटर ले लें, एंड 5 लीटर ऑफ लिक्विड फ्रॉम कंटेनर वाई, यहां से 5 लीटर ले लें, आर मिक्स टूगेदर इन द कंटेनर जेड, और इस कंटेनर जेड में इन दोनों को मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, दैट इनिशियली कंटेन्स 1 लीटर ऑफ प्योर ऑयल, इसमें 1 लीटर ऑयल पहले से है, देन व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑयल इन कंटेनर जेड। अब देखो एक सिंपल सी चीज, अगर 2 लीटर को 1:3 में डिवाइड करूं तो ये 0.5 लीटर होगा और ये 1.5 लीटर। जब 5 लीटर को 2:3 में डिवाइड करूं तो ये 2 लीटर और ये 3। अब जब मैं यहां से ऑयल लूंगा तो 0.5, यहां से ऑयल लूं तो 2, यहां से वाटर लेंगे तो 1.5, यहां से वाटर कितना है 3। तो ये जो टोटल ऑयल है ये 3.5 हो गया और जो टोटल वाटर है वो 4.5 हो गया। तो अब जो परसेंटेज ऑफ ऑयल पूछ रहा है, ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ ऑयल कितना है 3.5 आउट ऑफ टोटल मिक्सचर यानी कि 8, परसेंटेज के लिए इंटू 100, डेसिमल के नाम का 10, ये 5 से गया 7, ये 5 से गया 2, 2 से गया ये 50,
2 से गया 4, 2 से गया 25, तो 175/4। ठीक है, तो ये 4 से जाएगा, 4 4 जा 16, फिर 15 बचेगा, 4 3 जा तो 43.75% होगा। तो दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। तो मुश्किल मतलब इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सही है, आपको अगर बेसिक रेशियो वगैरह भी पढ़ा हुआ है तो भी बना सकते हो आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। वीडियो पॉज करके खुद से जरूर बनाया करो, ये ध्यान रखना। क्या कह रहा है? ए सॉलिड सर्कुलर मेटालिक डिस्क ऑफ रेडियस 12 इंचेस एंड थिकनेस 4 इंचेस is melted and shaped into a solid disc of radius 16 inches। ठीक है, तो व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द न्यू डिस्क? थिकनेस कह लो, हाइट कह लो, बात एक ही है। तो यह वो किस फॉर्म में होंगी? सिलेंड्रिकल फॉर्म में होंगी। और जो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है वो क्या होती है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो जिसको मेल्ट कर रहा है, ठीक है, उसकी कितनी है रेडियस? 12, और थिकनेस कितनी है? 4। तो ये हो गया पाई इंटू 12 इंटू 12 इंटू 4। और किस में इसको सेव कर रहे हैं? वो भी उसी सेम सेप की है भाई, तो उसकी वॉल्यूम क्या होगी? पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितनी? 16 इंचेस, तो 16 इंटू 16, और इसकी हाइट निकालनी है हमें। तो ये पाई से पाई कैंसल, ये 16 4 से गया 4, 4 से गया 3, फिर ये 4 से गया 4, फिर ये 4 से गया 3, और ये 4 से गया 4, तो इधर बचा 9, इधर बचा 4h, तो जो h होगा दैट इज 9/4। तो ये बन गया 2, फिर कितने से जाएगा? 2.25 इंच आगे। तो दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है भाई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। ये थोड़ा सा मुझे हटके लगा क्वेश्चन, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, एक आध क्वेश्चन आ जाएगा आपके एग्जाम में। देखो क्या कह रहा है कि ये ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट विद ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है, अटेन्स अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर इन 5 मिनट। द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इन अटेनिंग द स्पीड इज। ठीक है, तो कितना डिस्कवर वो करेगी। ठीक है, अगर मैं यहां से मान के चलूं सिंपल, अब यहां पे 2 रूल आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 2 इक्वेशन, ठीक है, एक होती है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। मेरी भी पकड़ इतनी अच्छी नहीं है ऐसे उन पे, ठीक है, क्योंकि साइंस वगैरह में अपनी रुचि कम रही है। दैट इज v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? u प्लस at। ठीक है, ये u और at क्या है मैं बताऊंगा। और फिर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी? दैट इज डिस्टेंस कह लो, ठीक है, s ले लेते हैं हम उसको, दैट इज u प्लस 1/2 और क्या बन जाएगा? 80 स्क्वायर। ठीक है, मैं इतनी पकड़ नहीं है, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, सिंपल फॉर्मूले ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, u जो है, ये u जो है, ये हमने ले लिया इनिशियल, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी, और जो v है ये है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, और जो t है दैट रिप्रेजेंट टाइम हेयर, और जो a है वो ले लिया हमने एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। अब अगर मैं यहां से देखूं सबसे पहले, तो इनिशियल वेलोसिटी तो क्या है? रेस्ट से स्टार्ट कर रही है, कितनी? 0। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी भाई? 108 किलोमीटर पर आ रहा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो 108 बाई इंटू 5/18 ये गया, तो ये होगी फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड। अब टाइम भी सेकंड में होना चाहिए, तो 5 मिनट है, 5 मिनट इंटू 5 इंटू 60 तो 300 सेकंड। ठीक है, और एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन ये निकालना है यहां से। देखो v कितना है? 30, दैट इज इक्वल टू u 0 प्लस a एक्सेलरेशन ऑफ t, और t कितना टाइम? 300। तो ये a की वैल्यू क्या आ गई? 30/300, तो ये कट गया 1/10। अब यहां पुट कर लो, जो फाइनल s जो है वो डिस्टेंस है, तो u कितना होगा? 0 प्लस 1/2 a कितना? 1/10, और t स्क्वायर यानी 300 इंटू 300। तो 0 से 0, ये 2 से जाएगा 15, तो 15 इंटू 300 तो 4500 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी वो टू अटेनिंग द स्पीड। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ये सिंपल सी
पता नहीं कैसे फॉर्मूले हैं ये, अपनी रुचि का मेन में, मैं तो पहले ही दावे से बोल रहा हूँ, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बट इसी से आप इनको सोल्व कर सकते थे। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आता है, वो जो पारंपरिक क्वेश्चन होता है क्वांट वाला, वो अलग तरीके से पूछा जाता है, ठीक है। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। देखो भाई क्या कह रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको पता है तो आप सोल्व कर पाते हैं इसको। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए 10 मीटर टॉल बिल्डिंग आर 30 and 45 डिग्री रिस्पेक्टिवली। अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर इन मीटर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ठीक है, वहां से हाइट बतानी है। अगर मैं कहूं कि ये बिल्डिंग है और ये पूरा टावर है, ठीक है, ये बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 10 मीटर और ये पूरा टावर है भाई, ठीक है। अब वो कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम ऑफ ए बिल्डिंग आर 30 डिग्री। तो ये अगर बिल्डिंग के टॉप से देखें तो, और एक ये वाला एंगल, तो बॉटम से जो है ये 45 डिग्री है, और ये वाला एंगल, तो बेस तो चाहिए होगा ना, तो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूं। तो ये जो डिस्टेंस हुआ ये भी 10 मीटर होगा, क्योंकि जितना ये है ये पैरेलल ही होगा भाई, तो ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 45 डिग्री होगा। अब एक सिंपल सी चीज है, देखो जो टेंजेंट थीटा होता है ना, टेंजेंट दैट इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक है। अब ये 30 डिग्री है, तो टेंजेंट 30 डिग्री, टेंजेंट 30 डिग्री क्या होता है 1/√3, तो परपेंडिकुलर और बेस 1/√3 में होगा, समझ रहे हो। तो ये 1 है, तो ये वाला पार्ट √3 है, ये बेस √3 है, मैं सिर्फ इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं, ठीक है। ये अगर 1 है तो ये कितना है, ये √3 है। अब ये अगर √3 है तो ये भी √3 होगा, और अगर टेंजेंट 45 डिग्री है तो टेंजेंट 45 डिग्री क्या होता है 1, तो मतलब ये और ये पूरा पार्ट सेम होगा। तो अगर ये √3 है तो ये पूरा भी √3 होगा। तो ये जो ये वाला पार्ट बच गया, ये क्या होगा, अगर ये 1 है, ये √3 है, तो ये √3 - 1 दैट इज इक्वल टू 10। तो √3 - 1 दैट इज इक्वल टू 10, ठीक है। √3 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.73 - 1 दैट इज इक्वल टू 10, तो 0.73 इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो हमें ये वाला पार्ट निकालना है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टावर फ्रॉम द टॉप ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग का टॉप ये, मतलब यहां से लेके यहां तक ये हाइट निकालनी है हमें। तो ये कितनी है 1, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 10/0.73, और 0.73 के नाम का 100 ऊपर गया, तो ये आ गई 1000/73। तो 1000 को 73 से डिवाइड करो, पहले 1 से गया, बचा कितना 27 0, फिर 3 से जाएगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, तो ये बच गया 51, फिर एक 0 और आ जाएगी डेसिमल, फिर किससे जाएगा 7 से जाएगा अप्रोक्सीमेटली, 7 3 जा 21 तो 51, तो 13.7 अप्रोक्सीमेटली, तो यहाँ 13.65 दिया हुआ है, तो यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, ठीक है। बस ये वाली बात आपको ध्यान में रखनी थी, ठीक है। क्लियर है सभी को। चलो आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, बट ये मुझे लगता है कि कंप्यूटर का होना चाहिए था ये क्वेश्चन, ठीक है, बट हमारी टीम ने बोला कि सर आप ही सोल्व करवाओ, ठीक है, तो हम सोल्व कर लेते हैं। देखो, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर दिस। नंबर सिस्टम में 4 तरह के सिस्टम होते हैं, ठीक है। एक होता है जो डेसिमल सिस्टम होता है, एक होता है बाइनरी सिस्टम, एक होता है हेक्साडेसिमल सिस्टम, और एक होता है ऑक्टल सिस्टम। तो जो हेक्साडेसिमल सिस्टम होता है ना, इसमें टोटल 16 उसका यूज किया जाता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, और फिर 6 लेटर होते हैं ABCDE और F, ठीक है। तो इनकी जो वैल्यू है, अगर ये 9 है तो ये 10, ये प्लेस वैल्यू ये 11, ये 12, ये 13, ये 14 और ये 15, ठीक है। तो जब आप इसको लिखोगे डेसिमल इक्विवेलेंट में चेंज करोगे 5A6D, तो ये होगा। और हमेशा देखो जहां से भी शुरू कर रहे हो, जैसे ये है तो टोटल 16 है, ये टोटल ये मिला के 16 है, तो ये 16 की पावर 0, ये बेस वैल्यू के साथ 16 की पावर 1, तो ये 16 की पावर 2 का मल्टीपल होगा, और ये 16 की पावर 3 का मल्टीपल होगा, ठीक है। तो ये 5 है, तो ये 5 × 16 की पावर 3 होगा, प्लस फिर ए की प्लेस वैल्यू यहां कितनी है 10,
तो 10 इंटू 16 की पावर 2 प्लस ये 6, तो 6 इंटू 16 की पावर 1 प्लस डी कितना है यहां देखो 13, तो 13 इंटू 16 की पावर 0। अब 5 इंटू 16 की पावर 3 होता है 4096 प्लस ये 10 इंटू 16 का स्क्वायर होता है 256, ये 6 इंटू 16 96 और ये 13 किसी की भी पावर 01 होती है तो ये 13 ही बचेगा। तो ये देखो 5 30 ये 480 ये 24 ये मल्टीप्लाई करोगे तो 2560 ये 96 और ये 13। जब सबका सम करूं तो 6 प्लस 3 9, 8 प्लस 6 14, 9 23 प्लस 1 24, 2 प्लस 4 6 प्लस 5 11 3, तो ये बन गया टोटल 23149। ठीक है, तो जो राइट आंसर बना यहां से दैट इज 23149। तो है बहुत बेसिक, पता होना चाहिए आपको। ठीक है, आपको बाइनरी का भी कन्वर्जन पता होना चाहिए। बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट यूज की जाती हैं 0 और 1, जैसे हेक्साडेसिमल में ये 16 की जाती है। ठीक है, जो ऑक्टल सिस्टम होता है उसमें 7 ही यूज की जाती हैं 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, बट ये डिस्कस कर रहे हैं। तो आज बारी है जनरल मेंटल एबिलिटी की और पेपर है EOAO 2023। ठीक है, चलो शुरू कर रहे हैं आज के पहले सवाल के साथ। तो कॉपी पेन उठा लीजिएगा प्लीज, आप भी साथ साथ सोल्व करें, वीडियो पॉज करके सोल्व करें। ठीक है, देखो क्या पहला क्वेश्चन, द 8 डिजिट नंबर 789459XY इज डिविजिबल बाय 88 वेयर x एंड y आर डिजिट, तो व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y। देखो दोस्तों, जब भी हमारे ना बेसिक डिविजिबिलिटी रूल होते हैं, ठीक है, बेसिक डिविजिबिलिटी रूल, ये मैंने आपको पहले बहुत सारी वीडियोज इसी चैनल पे डाली हुई है, वहां बताए हुए हैं, जैसे 2 3 4 5 7 8 9 10 11। अगर आपको इन सब के रूल पता है ना कि ये कोई नंबर इन सब से कब डिवाइड होता है, तो आप फिर ये वाला रूल भी बहुत आराम से लगा सकते हो। ठीक है, यहां तो ज्यादा दिक्कत है ही नहीं, आपको ये चेक करना है कि क्या ये नंबर 88 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो सबसे पहले 88 को अगर मैं ब्रेक करूं तो 8 इंटू 11। ठीक है, क्या हो गया भाई 8 इंटू 11। अब यहां से चेक कर लो, अगर ये नंबर 8 और 11 दोनों से डिवाइड हो गया तो मतलब ये पूरा नंबर 88 से डिवाइड हो जाएगा। अब मैं इस नंबर को उठाता हूं 789459XY। ठीक है, सबसे पहले 11 का रूल क्या कहता है, 11 का रूल ये होता है कि सम ऑफ डिजिट्स ऑन ओड प्लेसेस। ठीक है, जैसे 7 9 5 और x, 7 प्लस 9 प्लस 5 प्लस x माइनस द सम ऑन डिजिट ऑन इवन प्लेसेस 8 प्लस 4 प्लस 9 प्लस y। ठीक है, अगर ये 0 या 11 का मल्टीपल आता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, तो दैट मीन्स ये 11 से डिवाइड हो रहा है। अब देखो 7 प्लस 9 16 प्लस 5 21 प्लस x, 12 प्लस 9 21 माइनस y, दैट इज तो 21 माइनस 21, तो x माइनस y ये 0 या 11 का मल्टीपल आना चाहिए। ठीक है, अब मैं बाय ऑप्शन जाता हूं, देखो पहला ऑप्शन 1 और 2 इनका डिफरेंस तो 0 या 11 का मल्टीपल नहीं आएगा, यहां से आ सकता है, यहां से नहीं आएगा, तो 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गई। अब 8 कैसे चेक करूंगा, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट चेक कर लो, तो लास्ट के 3 डिजिट इस नंबर की 9XY है। अब यहां से उठा के मैं वैल्यू ये 2 और 2 अगर यहां रखूं तो क्या ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, तो 8 से गया 1, फिर कितना बचेगा, फिर देखो भाई 12 हो गया, तो फिर 1, फिर नहीं, तो ये नहीं, तो यही नंबर बचेगा आपका, क्योंकि 944 ये नंबर 8 से डिवाइड हो रहा है, 8 से गया 1, फिर 14 हो गया, 8 से गया 1, 8 8 जा। ठीक है, तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो कभी भी बड़े नंबर कभी भी दे दे, वो आप उनको इन बेसिक डिविजिबिलिटी रूल में ब्रेक कर लिया करो, मुश्किल नहीं आएगी कभी भी, देगा वो हमेशा चेंज करके देगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कोशिश करिए आप भी पहले सोल्व करने की, वीडियो पॉज करके सोल्व किया करो। इफ x इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर दैट इज डिविजिबल बाय बोथ 24 एंड 30, तो दैट मीन्स x क्या है, स्मॉलेस्ट डिजिट नंबर एलसीएम ऑफ 24 एंड 30। x क्या होगा, एलसीएम ऑफ 24 एंड 30, वेयर एज y इज द लार्जेस्ट नेचुरल नंबर दैट डिवाइड बोथ 36 एंड 100, तो दैट मीन्स y क्या होगा, HCF ऑफ 36 एंड 100। ठीक है, मतलब नेचुरल लार्जेस्ट
नंबर दैट डिवाइड, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात कर रहा है। लीस्ट स्मॉलेस्ट का मतलब लीस्ट नंबर इज डिविजिबल बाय, दैट मीन्स एलसीएम की बात कर रहा है। एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीप्लायर। एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों का एलसीएम लूं तो 120 आएगा। अगर इन दोनों का एचसीएफ लूं, नहीं भी लेना आता तो बड़ा नंबर अंदर रख दो, छोटे नंबर से डिवाइड करो। 36 2 जा 28, फिर 36 अंदर जाएगा, फिर बच गया 8, फिर 28 अंदर जाएगा, 8 3 जा 24, फिर बच गया 4, फिर 8 अंदर जाएगा, 4 2 जा 8। ठीक है, तो जो लास्ट बचेगा वही आपका क्या होगा? लास्ट डिवाइजर इज द एचसीएफ। तो अब x माइनस वाई पूछ रहा है, तो 120 माइनस 4 दैट इज 116। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है भाई सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। What is the digit in the place of 2 की पावर 100? यूनिट डिजिट निकालना है आपको। देखो, मैंने एक चीज हमेशा बताई है आपको कि जब भी हमें पहली तो ये फर्क महसूस करो कि अगर मैं लिखूं 2 की पावर 3 और मैं लिखूं 2 की पावर 3, इन दोनों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसका मतलब है ये 2 की पावर 3 सोल्व होगा यानी 8 है, और इसका मतलब है ये 2 की पावर 2 3 जा 6 है। समझ गए ना? दैट मीन्स 2 की पावर 6, दैट मीन्स 2 की पावर 8। तो जब मैं इसको सोल्व करूंगा 2 की पावर 100, पहले मैं इसको सोल्व करूंगा। अगर मुझे यूनिट डिजिट निकालना है, यूनिट डिजिट का रूल आप जानते हो, ठीक है। अगर मैं 2 की पावर 100, तो इसका मतलब ये है ना कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 100 टाइम्स आएगा भाई। बोलो आएगा? और मैंने आपको एक रूल बता रखा है कि जब भी ये बेस जो होता है ना, ये बेस, अगर बेस का यूनिट डिजिट 0 है, 1 है, 5 है, 6 है, तो आप पावर जो मर्जी दे रखी हो, यूनिट डिजिट हमेशा सेम होता है। लेकिन अगर ये बेस का यूनिट डिजिट 2 3 7 8 9 और 4 ये है, तो आप पावर को हमेशा 4 से डिवाइड करते हो। अगर रिमाइंडर 1 आया तो बेस की पावर भी 1 ले लेनी है, रिमाइंडर 2 आया तो बेस की पावर 2 लेंगे, रिमाइंडर 3 आया तो बेस की पावर 3 लेंगे, और रिमाइंडर अगर 0 आया तो बेस की पावर 4 लेंगे। तो यहां तो ये जो सारी वैल्यूज हैं ये तो 4 से डिवाइड हो ही जाएगी, तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो इस 2 की पावर 4 लेंगे, और 2 की पावर 4 का मतलब 16, तो लास्ट डिजिट क्या बना? 6। दैट इज गिवन इन द ऑप्शन नंबर सी। बट इतना ध्यान रखो, देखो यहां मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूं, ठीक है। हमारा पर्पज इस तरह की एक्सप्लेनेशन नहीं है। आपको हमारे इसी चैनल पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी ईपीएफओ की, जहां हमने ये पढ़ा रखे हैं कंसेप्ट, तो आप उनको भी जरूर देखिएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। बहुत आराम से नहीं बताया है मैंने, थोड़ा जल्दबाजी में बताया, क्योंकि एक घंटा तो नहीं लगा पाएंगे एक क्वेश्चन पे। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ए रनर कंप्लीटेड अ 40 किलोमीटर रेस इन 3 hours. She changed her speed after completing each quarter of the distance such that the proportion of the speed in the first, second, third and the fourth quarter is given by this. तो in how much time then approximately did she complete the last quarter? 4 क्वार्टर है, 1 2 3 4। तो हर एक क्वार्टर में डिस्टेंस कितना होगा? 10 किलोमीटर, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस होगा भाई। यहां भी 10 किलोमीटर, यहां भी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है, यहां भी 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। लेकिन जो स्पीड है, स्पीड वो 2:3:4:5 में है, ठीक है। और दैट इज इक्वल टू किसके? मतलब टोटल जो टाइम लगा है, अगर मैं टाइम निकालूं तो टाइम कैसे आएगा? अब अगर यहां से टाइम निकालूं तो 10/2 5, यहां 10/3, यहां से टाइम क्या होगा? 10/4, यहां से क्या होगा? 10/5। तो ये 5 प्लस 10/3 प्लस 10/4 प्लस 10/5 यानी कि 2, ये भी 5 से गया 2। अगर इनको पूरे को सोल्व करें, ये टोटल टाइम 3 आवर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो 3 6 से मल्टीप्लाई कर दें सबको, दोनों तरफ। अगर एलसीएम ले लो, ये लो 6, तो ये 5 6 जा 30, ये 3 2 जा 20, ये 2 3 जा 15 और ये 2 3 जा, तो ये बन गया भाई कितना? देखो ना कितना बनेगा, 3 3 5 जा 1 6 2 जा 12 होगा, तो ये बनेगा 30 77/6 यूनिट की वैल्यू है 3 आवर्स। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू किसके? 3/77 इंटू 6 के। और उसे लास्ट क्वार्टर में टाइम लग रहा है 2 यूनिट का, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी? 3/77 इंटू 6 इंटू 2,
क्योंकि 1 यूनिट इज इक्वल टू दिस, तो 2 यूनिट इज इनटू 2। इतने आवर्स आगे, ये इतने आवर्स आगे। तो अब ये कटेगा क्या किसी से? अगर नहीं कट रहा तो फिर मल्टीप्लाई मिनट्स में दे रखा है, तो मिनट्स में चेंज करूं तो इंटू 60 और कर दो भाई। ठीक है, ये 1 यूनिट था, फिर 2 यूनिट, और फिर मिनट्स में चेंज करने के लिए 60, क्योंकि ये सारा आवर्स में लिया था हमने। ठीक है, तो ये बन गया 6 6 36 और 36 दूनी 72, 2160। और अगर इसको मैं 77 से डिवाइड करूं, पहले 2 से गया 154, ये 2 बचेगा 60, फिर 8 से जाएगा, 8 7 जा 56 5, 56 11, तो लगभग 28 मिनट आएगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है सभी को? चलो आगे बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो पॉज करके शांति से थोड़ा आप भी सोल्व करने की कोशिश करें। देखो क्या कह रहा है। इफ देर आर इनफ coins of denomination ₹1, ₹2 and ₹5, then in how many ways can one pay ₹10? कि 1 रुपए के सिक्के हैं, ठीक है, 2 रुपए के सिक्के हैं और 5 रुपए के सिक्के हैं। अगर किसी को 10 रुपए की पेमेंट करनी हो तो कितने तरीके से कर सकता है? देखो हमेशा ऐसे जो सबसे बड़ा नोट होता है ना, उसे एज्यूम किया करो। जिसको ये पोजीशन फिक्स करनी आएगी उसका सवाल नहीं फंसेगा। अगर मैं बोलूं कि 5 का नोट उसके पास है ही नहीं, ऐसे हो सकता है, ठीक है, कि 5 का नोट देर ऑफ इनफ कोइन है कि है ही नहीं, 5 का नोट नहीं है और 2 का नोट भी नहीं है, तो वो सारी की सारी पेमेंट 10 रुपये, 1 रुपए के 10 कोइन से कर सकता है, कर सकता है। अब ये फिक्स है कि 5 का नोट नहीं है और 10 का अगर उसके पास 1 है तो फिर 1 रुपीज के 8 सिक्के वो दे सकता है। अगर ये 0 है तो हो सकता है कि 2 रुपीज के 2 कोइंस हो, तो यहां वो 6 कोइंस दे देगा। अगर इसके पास 3 कोइंस हैं ₹2 के, तो यहाँ 4 दे देगा। अगर उसके पास 4 कोइंस है तो यहाँ 2 दे देगा। अगर उसके पास 5 कोइंस है तो यहाँ कोई भी नहीं देगा। समझ रहे हो? ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अब ऐसा हो सकता है कि उसके पास 5 का 1 कोइन हो और 2 का 1 भी ना हो, तो वो ₹1 के 5 कोइंस दे सकता है। अगर 5 का 1 कोइन है और 2 का 1 कोइन है तो यहाँ 3 दे सकता है। इसका 1 कोइन है, इसके 2 है, तो यहाँ पे 1 ही दे पाएगा वो। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कि 5 के 2 कोइंस हो, तो यहां उसे 1 भी पे नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 5 के कोइन से काम चल जाएगा। तो कितने वेज से वो पे कर सकता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। 10 तरीके से वो ये पेमेंट कर सकता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो। A train of length 400 meter takes 15 seconds to cross a train of length 300 meter traveling at 60 km per hour from the opposite direction along a parallel track. तो what is the speed of the longer train in kilometer per hour? मैंने कहा कि longer train की स्पीड x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस क्या होता है? दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड हो जाती है। तो पहली ट्रेन 400 मीटर, दूसरी ट्रेन 300 मीटर, तो जो डिस्टेंस है दैट इज 700 मीटर। अब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो जब भी अपोजिट डायरेक्शन हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है? दोनों की स्पीड का सम। तो एक की 60 है, दूसरी की x है, और इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई कर लो। और टाइम कितना लग रहा है क्रॉस करने में? 15 सेकेंड। तो भैया डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम दैट इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। बस सिंपल था। अब ये देखो 3 से कटेगा 5, 3 से कट गया 6, ठीक है, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। ये 5 इंटू 5 25, 6 जा 1500 प्लस 25x दैट इज इक्वल टू 4200। तो 25x इज इक्वल टू, ये उधर जाके माइनस होगा तो 2700। तो x की वैल्यू इज 2700 बाई 25, तो इट बिकम्स 25 से गया 1, फिर बचा 20 0 फिर 8, तो x की वैल्यू 108। मतलब जो सेकंड लॉन्गर ट्रेन है उसकी स्पीड क्या होगी? 108 किलोमीटर पर आवर। सिंपल रूल है, मैं बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूं और आपको समझ भी आ जाना चाहिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई क्या कह रहा है, आप भी ट्राई करते रहें आराम से। देयर इज अ वाटर टैंक इन द फॉर्म ऑफ ए रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से एक क्या है? रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है। ठीक है, इस तरीके का वाटर टैंक है, समझ पा रहे हो? ऑफ हाइट 1.1,
ये जो हाइट है ये 1.1 मीटर है हाइट, एंड स्क्वायर बेस, स्क्वायर बेस का मतलब है ये साइड और ये साइड, ये साइड, ये साइड सारी इक्वल है, तो ये साइड भी 2, ये साइड भी 2 मीटर में, 2 मीटर और 2 मीटर। इफ ए फुल टैंक ऑफ वाटर इज ड्रेन्ड आउट कंप्लीटली इन ए लॉन्ग पाइप, तो जो पाइप होगी वो इस तरीके की होगी भाई, इस पाइप में कंप्लीटली आ रहा है, टू ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। अब इस पाइप की जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है रेडियस, अगर इसको मैं मीटर में बदलूं तो 1/100 मीटर, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होंगे। ये रेडियस है इस पाइप की। तो व्हाट शुड बी द मिनिमम लेंथ ऑफ दैट पाइप इन किलोमीटर टू होल्ड द एंटायर, मान लीजिए इसकी लेंथ जो है वो h है, तो भैया इसकी वॉल्यूम सारी इसकी वॉल्यूम में समा जाएगी, सिंपल सी चीज है, यहां से पानी ड्रेन होके इस पाइप में जाएगा, तो ये वॉल्यूम इस वॉल्यूम में समा गई, तो इसकी वॉल्यूम क्या, जो रेक्टेंगुलर पैरेललो पाइप्ड होता है, ठीक है, इसकी वॉल्यूम क्या होती है, L इंटू बी इंटू एच, इसकी वॉल्यूम ये होगी, और दैट इज इक्वल टू ये सारा इसमें जाएगा तो इसकी वॉल्यूम के बराबर होगी, इसकी वॉल्यूम क्या, पाई, सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, सिलेंडर के फॉर्म में है पाई आर स्क्वायर, आर कितना 1/100, और एच हमें निकालनी है। अब ये 1.1 के नाम का डेसिमल नीचे ले लो, अब ये 11 हो गया, 11 इंटू 2 22, ये 1 0 से 1 0, तो जो हाइट आ गई दैट इज ये 1000 इंटू 7000, और ये इधर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 14000 मीटर, ठीक है, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 14000 में कितने होंगे भाई, 14000 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, 14 किलोमीटर। तो यही हमें बताना है कि उसकी लेंथ कितनी होगी इन किलोमीटर, तो दैट इज 14 किलोमीटर। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अगेन इजी सवाल है, क्या है, ए पर्सन बाइज 10 पेन्स एंड 8 पेंसिल्स फॉर 200, क्या है, 10 पेन है प्लस 8 पेंसिल है, और ये वो परचेज कर रहा है कितने में, 200 में। प्राइस ऑफ ईच पेन इज सेम एंड प्राइस ऑफ ईच पेंसिल इज सेम, तो जितने भी पेन खरीदे गए हैं वो सेम प्राइस पे, जितनी पेंसिल खरीदी गई है वो भी सेम प्राइस पे। अब क्या कह रहा है कि इफ ही कुड हैव बोट 5 पेन्स, अगर वो 5 पेन खरीदें एंड 24 पेंसिल्स खरीदें सेम टाइप की, तो वो भी सेम अमाउंट में आ जा रही है, तो ये भी 200 के इक्वल है। तो व्हाट इज द प्राइस ऑफ ईच पेन, इन दोनों को पेंसिल को सेम कर लो, तो अगर इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 30 पेन प्लस 24 पेंसिल का जो प्राइस होगा दैट इज 600, और ये 5 पेन और 24 पेंसिल का जो प्राइस है दैट इज 200, तो इसमें से इसको अगर माइनस कर दें तो ये तो कैंसिल हो गया, तो 25 पेन का जो प्राइस है दैट इज 400 है, तो हर एक पेन का प्राइस क्या होगा भाई, 400/25, तो 16 रुपीज का पेन है, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। पेंसिल पूछे तो यहां वैल्यू पुट कर दो वो भी आ जाता। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी, देखो, ए स्कूल हैज 100 स्टूडेंट्स एंड एवरी स्टूडेंट प्लेज क्रिकेट और फुटबॉल और बोथ, ठीक है, 100 स्टूडेंट है, मैंने कहा ये एक डायग्राम बना लिया हमने, ये क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये फुटबॉल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, टोटल जो स्टूडेंट है वो 100 है। अब वो क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले क्रिकेट इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले फुटबॉल, क्रिकेट खेलने वाले जो है वो फुटबॉल खेलने वालों का ट्वाइस है। ऑल्सो द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली क्रिकेट, ओनली क्रिकेट मतलब ये वाला पार्ट, सिर्फ ये वाला, ये जो है ये 3 टाइम्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले ओनली फुटबॉल, इस वाले पार्ट का 3 टाइम्स, अगर ये x है तो ये पर्सन 3x है, मतलब ये वाले ओनली फुटबॉल, ये वाले ओनली क्रिकेट, तो दोनों खेलने वाले मान लीजिए y है, ऐसे भी तो होंगे ना जो दोनों खेलते हैं, वो मान लीजिए y नंबर ऑफ पर्सन है। अब क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल इज, मतलब y की वैल्यू निकालनी है आपको। अब आप एक देखो यहाँ क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं भाई, क्रिकेट खेलने वाले हैं 3x + y, ये भी तो होंगे ना जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल खेल रहे हैं, ओनली क्रिकेट प्लस जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल, और फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं, जो ओनली फुटबॉल प्लस जो साथ में क्रिकेट भी खेलते हैं, x + y, तो इसका ट्वाइस उसके बराबर है, तो 3x + y दैट इज इक्वल टू 2x + 2y, ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये उधर जाके माइनस, ये उधर जाके माइनस, x और y इक्वल आ गए। अगर x और y इक्वल है
तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, 3x की बजाय 3y, ये y और ये x की जगह y, और टोटल जो है वो 100 ही था, सबको मिला के तो 100 ही है, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20, 100/5, और दोनों खेलने वाले कितने हैं 20, तो जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये डायग्राम से थोड़ा मैंने इसलिए समझाया क्योंकि सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा अगली बार, थोड़ा इसी तरीके से इसको चेंज करके दे देगा, ठीक है, तो ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। A, B and C can individually finish a job in 10, 15 and 6 days. A किसी काम को 10 डेज में फिनिश कर सकता है, जो B है वो 15 डेज लेता है, और जो C है वो 6 डेज लेता है, ठीक है। तो मान लीजिए टोटल वर्क, इन तीनों का एलसीएम ले लो, मल्टीपल वैल्यू ले लो, आपकी मर्जी है कि वो 30 यूनिट है, तो A की एफिशिएंसी 3 यूनिट पर डे होगी, B की 2 होगी 30/15, और C की 30/6 यानी कि 5 होगी। If all of them work together, in how many days will they finish the job? अगर तीनों मिलकर के काम करें तो कितना टाइम लेंगे भैया, टोटल वर्क है 30 यूनिट, और तीनों एक दिन में कितना करते हैं, A करता है 3, B करता है 2 और ये 5, तो 30/10, तो मतलब अगर तीनों मिलकर के काम करें तो उनको इस काम को करने में ओनली 3 डेज लगेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं क्योंकि पर्पज यहां पूरा कंसेप्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इस सेशन का पर्पज है टू शो दैट कि व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन वर देयर इन द लास्ट एग्जामिनेशन ऑफ ईपीएफओ ईओएओ, बस, सो दैट यू कैन प्रिपेयर ऑन दैट बेसिस कि हाँ यार ऐसा ऐसा आता है तो उसमें मैं ऐसे कर लूं, ठीक है। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, ए डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स, एक डाइस को 2 टाइम, अब जब भी एक डाइस थ्रो होती है, ये डाइस है, इस डाइस के टोटल कितने फेस होते हैं, 6 फेसिज होते हैं, तो इस पे नंबर है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। एक ही डाइस को 2 बार थ्रो किया जा रहा है, ये फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, तो द नंबर ऑफ वेज दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द फर्स्ट थ्रो, ये फर्स्ट थ्रो में जो नंबर होगा वो सेकंड थ्रो से इज नॉट लेस है ऑन द सेकंड थ्रो। अब एक बात बताओ, मान लीजिए इससे इस फर्स्ट थ्रो से 1 आया और सेकंड थ्रो से क्या आया 1, तो ये तो नहीं सेम हुए, फिर इस फर्स्ट थ्रो से 1 आया, ठीक है, चलो एक ही केस यहीं लिख लेते हैं क्योंकि ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर यहीं लिख देता हूं कि फर्स्ट थ्रो से 1 ही आ रहा है और सेकंड थ्रो से 1 आया, नोट लेस बोल रहा है, नोट लेस। अब यहां से 2 3 4 5 आया तो लेस हो जाएगा, ये तो गड़बड़ होगी। द नंबर अपीयरिंग ऑन द फर्स्ट थ्रो इज नॉट लेस देन ऑन द सेकंड थ्रो, भैया 1 1 में तो इक्वल हो गए, अगर यहां से 1 आया यहां से 2 3 4 5 तो नहीं आ सकते ना, फिर तो लेस हो जाएगा। चलो अगर यहां से 2 आया फर्स्ट थ्रो से, तो यहां से अगर 1 आ जाए या 2 आ जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट थ्रो से अगर 3 आए तो हो सकता है कि यहां से 1 2 3 आ जाए, यहां से 4 आए तो यहां से हो सकता है कि 1 2 3 4 आ जाए, यहां से 5 आए तो यहां से 1 2 3 4 5 आ जाए, यहां से 6 आ जाए तो यहां से 1 2 3 4 5 6 आ जाए, तो एक बार भी कंडीशन हमारी ब्रेक नहीं होगी। तो ये कितने केसेज में होगा 1, ये कितने केसेज में 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, अगर सबका सम करूं 1 2 3 3 6 10 15 तो 21 बार ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो 21 तरीके से ऐसा होगा कि फर्स्ट थ्रो का जो नंबर है दैट इज नॉट लेस देन द सेकंड थ्रो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ए मैन वॉक्स इन अ सर्टेन डायरेक्शन फॉर 5 किलोमीटर एंड देन वॉक्स इन द साउथ डायरेक्शन फॉर 4 किलोमीटर, इफ वी एंड्स अप इन द ईस्ट डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पोजीशन, तो हाउ फार इज ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। ये देखो थोड़े से ना नेचुरल स्वभाव वाले सवाल होते हैं। अब किसी बच्चे को ट्रिपलेट पता है, 5 4 3 होता है, ये लो भाई ट्रिपलेट होता है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूस, अगर परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूस क्या हो, ये 3 4 ये 5 होता है। मतलब थोड़ा सा तैयारी करने वाला बच्चा समझ जाएगा 1 सेकंड में। अगर आपको इस पर्टिकुलर सवाल पे जाना है, सपोज वो यहां से चलना शुरू किया, अब वो यहां आ रहा है फाइनली, अब उसने यहां से चलना शुरू किया, फाइनली ये उसका स्टार्ट पॉइंट है और ये उसका एंड पॉइंट है, लेकिन जो स्टार्ट और एंड पॉइंट है ये इसके ईस्ट में है, तो ईस्ट में तो तभी होगा भाई, समझ पा रहे हो ना। और ये यहां पे आया है तो यहां से चल के आया है साउथ की तरफ 4 किलोमीटर, तो दैट मीन्स ये यहां से चल के यहां गया होगा फिर 5 किलोमीटर, और तो कुछ बनेगा ही नहीं,
भैया ईस्ट में कब आ सकता है एंड में, तभी तो आ पाएगा। वो यही तो है ना कि 5 किलोमीटर किसी डायरेक्शन में गया, फिर साउथ की तरफ 4 गया, और ये पॉइंट इसके ईस्ट में है, ये तो तभी होगा। तो अगर ये 4 है, ये 5 है, ये 4 है, तो ये 3 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इजी सवाल था बहुत। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। एन आइस क्यूब विद 10 सेंटीमीटर साइड is divided into 8 smaller cubes, 8 smaller cubes each with same side। ठीक है, तो which one of the following statement is correct in this context। ठीक है, अब भाई एक क्यूब है, अब क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, क्यूब की जो वॉल्यूम होगी 10 का क्यूब यानी 1000। अब इसको 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो 1000 बाई 8, तो हर एक क्यूब 125 सेंटीमीटर क्यूब कैरी करेगा जी। जो ये स्मॉलर क्यूब है, हर एक स्मॉलर क्यूब की जो वॉल्यूम होगी भाई, टोटल 1000 इसी 8 पार्ट में डिवाइड कर दी, तो वॉल्यूम पे तो कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अब ये जो क्यूब है, इस क्यूब की साइड 10 है, लेकिन जो ये स्मॉलर क्यूब आएंगे इनकी साइड तो 5 होगी, क्योंकि अगर हर एक स्मॉलर क्यूब की वॉल्यूम 125 है, तो ए क्यूब 125, तो ए कितना होगा 5, तो ए 5 हो गया। अब अगर मैं सरफेस एरिया निकालूं, सरफेस एरिया, अब जो सरफेस एरिया होता है किसी भी क्यूब का वो 6a स्क्वायर होता है, क्योंकि 6 क्या होते हैं, 6 स्क्वायर होते हैं, 6 इक्वली एवरी साइड ऑफ ए क्यूब इज लुक लाइक अ स्क्वायर, तो 6 का एरिया 6a स्क्वायर, तो इसका एरिया हो गया सरफेस एरिया 6 इंटू 10 का स्क्वायर, तो 600 होगा। लेकिन यहां से एक स्मॉलर क्यूब का एरिया 6 इंटू ए स्क्वायर 5 स्क्वायर, यानी 25 150 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एक का, और टोटल 8 है तो इंटू 8, तो ये 1200 हो जाएगा इनका एरिया, सरफेस एरिया। तो दिए गए ऑप्शंस में ये वाला करेक्ट है कि टोटल वॉल्यूम विल रिमेन द सेम एंड टोटल सरफेस एरिया विल इंक्रीज। समझ रहे हो, अब भाई कट जाएंगे ना, बीच में से काट दोगे, एक तो संगठित है, टूटने के बाद परिवार बढ़ता ही है हमेशा, समझ रहे हो। चलो आ जाओ नेक्स्ट। अब ऐसा है ना, ये देखो, ये एक प्लॉट है, इसका मालिक एक ही है, ये 4 दीवारें ही हैं इसमें। अब 2 भाई अलग हो गए, तो ये बीचों बीच एक दीवार और आ गई, तो सरफेस एरिया तो बढ़ गया ना भाई, समझ पा रहे हो ना। वॉल्यूम तो उतनी है, टोटल एरिया उतना ही है, सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है, दीवारें दीवारें सब कुछ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। इन ए डेजर्ट एक्स एंड वाई आर 2 स्पॉट दैट आर सेपरेटेड बाय 100 किलोमीटर। एक्स एंड वाई आर 2 स्पॉट 100 किलोमीटर है। ठीक है, 100 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलूं तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो 100 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे भाई, 1 लाख मीटर होंगे। ठीक है, एट पॉइंट एक्स आर प्लेस 2 पिलर, 1 ब्लैक एंड 1 व्हाइट, एक ब्लैक पिलर एक व्हाइट पिलर along the line joining x and y, a white pillar is placed for every 180 meter and a black pillar is placed for every 350 meter. So how many times can one find black and white pillar together while traveling from x to y? तो कितनी बार दिखेंगे, जब इनका कॉमन वो दिखेगा। ठीक है, और कॉमन के लिए हमेशा क्या लेते हैं, एलसीएम। तो 180 और 350 मीटर का एलसीएम ले लो, तो 180 मीटर और 350 मीटर का एलसीएम ले लो। ठीक है, ये हमेशा ऐसे समझ जाया करो कि एलसीएम कहां लेना है। वो कह रहा है कि वन कैन फाइंड ब्लैक एंड व्हाइट पिलर टुगेदर, मतलब कॉमन, कोई ऐसा नंबर जो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हो, तो दैट मीन्स एलसीएम लेना है। तो अगर इन दोनों का एलसीएम लूं, तो एलसीएम लेने का तरीका है बड़ा नंबर और छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड कर लो, 0 कटेगा नहीं किसी से भी, तो ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, 0 90 54, तो 6300 मीटर हो गया एलसीएम। तो हर 63 मीटर 100 पे उसे इकट्ठा दिखेंगे। तो 1 लाख को अगर मैं डिवाइड करूं 6300 से, तो 20 से 20, और आगे 1000 को अगर मैं 63 से डिवाइड करूं तो ये 16 पॉइंट समथिंग आएगा भाई। ठीक है, 15 पॉइंट समथिंग आएगा आई थिंक। 1000 को 63 से डिवाइड करें तो ये पहले गया 1 से 63,
तो ये आ गया 37 जीरो, ये 6 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 3 जा 5 6 30 31, तो ये बचा 55। बट आप सोच रहे होंगे सर आपने आंसर तो आप 16 लगा रहे हो, जो स्टार्टिंग वाला है एक ही जगह। आपने कभी देखा होगा ना वो घड़ी वाला सवाल देख लो कि 9 बजे बेल मैंने इकट्ठी बजाई, ये 3 बेल है, ये 10 सेकंड के बाद बजती है, ये 15 सेकंड के बाद और ये 20 सेकंड के बाद, और 9 बजे एक बार इकट्ठी बजी थी और उसके बाद ये हर 60 सेकंड के बाद इकट्ठी बजती रहेंगी। तो 9 बजे बजी तो अगली बार 9 बज के 1 मिनट पे बजेगी, तो एक ही मिनट के अंदर 2 बार बजगी, तो एक स्टार्टिंग वाला लीड करेगा। ठीक है, तो 15 + 1 तो 16 टाइम्स होगा ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखो। P Q R S T and U आर 6 फ्रेंड्स, ये 6 फ्रेंड हैं, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर सफिशिएंट टू कंपेयर द हाइट ऑफ एस एंड टी। तो एस और टी की हाइट को कंपेयर करने के लिए कौन सा सफिशिएंट है। अब देखो पहली अगर मैं देखूं स्टेटमेंट, तो आर इज 6 प्लेसेस है ना, 1 2 3 4 5 6, आर इज शॉर्टर देन पी बट टॉलर देन ऑल अदर फ्रेंड, टॉलर देन अदर, तो आर इज शॉर्टर देन पी और बाकी इन सबसे टॉल है, यही होगा भाई। तो इससे तो नहीं पता चल रहा है एस और टी में रिलेशन। फिर सेकंड देखो कि यू इज टॉलर देन क्यू बट शॉर्टर देन एस, 1 2 3 4 5 6, यू इज टॉलर देन क्यू, यू जो है वो टॉलर देन क्यू है बट शॉर्टर देन एस है, ऑल्दो क्यू इज नॉट द शॉर्टेस्ट अमंग द फ्रेंड, क्यू इज नॉट द शॉर्टेस्ट। अब ये तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएगी भाई, तो इससे भी नहीं पता चलेगा एस और टी के बीच का, क्योंकि ये एस यू क्यू और क्यू कह रहा है कि क्यू इज नॉट द शॉर्टेस्ट, तो ऐसे हो सकता है एस यू क्यू, ऐसे भी हो सकता है एस यहां हो, यू यहां हो, क्यू यहां हो, ऐसा भी हो सकता है एस यहां हो, यू यहां हो, क्यू यहां हो, तो अकेले इससे भी नहीं पता चलेगा। तो अगर मैं दोनों को कंबाइंड कर दूं, अब दिक्कत नहीं है, क्यों नहीं है 3 4 5 6, क्योंकि अगर P यहां है आर यहां है, ये दोनों पोजीशन फिक्स है, तो S और Q शॉर्टेस्ट नहीं है, तो दैट मीन्स यहां तो Q आएगा नहीं, तो फिर S U Q, तो यहां T आएगा फिर, तो S और T के बीच में कितने पर्सन है 2, तो दोनों स्टेटमेंट को कंबाइंड करके हम बता सकते हैं, तो 1 and 2 टुगेदर आर सफिशिएंट। ठीक है, क्लियर है भाई। चलो ये मुश्किल सवाल नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं मुश्किल नहीं है, लेकिन आपकी थोड़ी सी इंगेजमेंट के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं। वैसे कोई तुक नहीं बनता है कि प्रीवियस ईयर पेपर सर आप होमवर्क दे रहे हो, कोई बात नहीं। ठीक है, आप कमेंट करना, मैं आपके कमेंट का आंसर करूंगा सबका। आपको कमेंट करके बताना है कि इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर क्या होगा। देखते हैं कितने लोग सोल्व कर पाएंगे, कितनों की चेतना साथ देती है इस क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो आपको पक्का सोल्व करना है इसे। ठीक है, और कहता है आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी ईपीएफओ ईओ 2021 एग्जाम में पूछे गए क्वांट के जनरल मेंटल एबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, टोटल 15 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो 15 के 15 क्वेश्चन कैसे थे डिटेल में डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप एक काम जरूर करें, कॉपी पेन उठा लें, एक एक क्वेश्चन जो भी आपकी स्क्रीन पे आ रहा है प्लीज उसको साथ साथ आप भी सोल्व करेंगे तो अच्छा लगेगा। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। हाउ मेनी टाइम डज द डिजिट 3 अपीयर बिटवीन 1 and 100 सच दैट द नंबर वेयर 3 अपीयर इज नॉट डिविजिबल बाय 3। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है कि 3 तो आ रहा है, 1 से लेके 100 तक के नंबर्स में 3 आ रहा है, लेकिन वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। देखो 3 कब कब आता है, जब 3 हो 13 23 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 43 53 63 73 83 93, तो 3 इतने ही टाइम आता होगा। अब यहाँ 3 भी आ रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। देखो ये नंबर ऐसे हैं जो 3 आ रहा है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं हो रहे। देखो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड हो गया तो वो नंबर 3 से डिवाइड हो जाता है। जैसे ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी 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 नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो 4 ये 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 नंबर ऐसे होंगे जहां 3 तो आएगा बट वो 3 से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखो
क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एवरेज ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 21 एंड 55। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही पता हो कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं विच आर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। जो नंबर या तो खुद से डिवाइड होते हैं या 1 से, वो प्राइम नंबर होते हैं। जैसे सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, फिर 3, 5, 7, 11, 13, ये सारे प्राइम नंबर है। तो 21 और 55 के बीच में क्या होगा, सबसे पहले 23 होगा, फिर 29 होगा, 31 होगा, 37 होगा, फिर 41 होगा, 43 होगा, 47 होगा, और फिर आपका क्या बनेगा, 53 बनेगा। तो ये आपके 8 टोटल नंबर्स होंगे। अब एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे, इन सब का सम कर लो पहले। तो ये 3 + 9 12, 13, 20, 21, 24 और 31, 34। 3 + 2 5 + 2 7, 10, 13, 17, 21 और 25, 304। तो टोटल हो गया 304, और नंबर ये 8 है तो 8 से डिवाइड कर लो। अब 8 से जाएगा, 8 3 जा 24, 6, 8 8 जा, तो यानी कि जो राइट आंसर है यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर 3 है। तो 38 इज द राइट आंसर। क्लियर है भाई, कर पाओगे? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 5:6 एंड बी अलाउज ए स्टार्ट ऑफ 70 मीटर इन ए 1.2 किलोमीटर रेस, तो हु विल विन द रेस? ठीक है, और बाय व्हाट परसेंट, ये भी बाय व्हाट डिस्टेंस। ठीक है, इतना पूछा जा रहा है, तो बहुत आराम से बना सकते हैं इसको भी हम। देखो क्या है कि इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 5:6, बी अलाउज ए स्टार्ट ऑफ 70 मीटर इन ए 1.2 किलोमीटर रेस, तो हु विल विन द रेस एंड बाय व्हाट डिस्टेंस। एक सिंपल सी चीज देखो, जब बी टाइम कांस्टेंट होता है, पहली बात तो हुआ क्या कि ये एक रेस है टोटल 1.2 किलोमीटर की। 1.2 किलोमीटर का मतलब है 1200 मीटर, है ना। बी ने ए को अलाउ किया 70 मीटर की, बी ने कहा कि मैं यहां से दौड़ूंगा और आप मुझसे 70 मीटर आगे खड़े हो जाओ, यहां से दौड़ो। ठीक है, ये 70 मीटर का डिस्टेंस है। तो ए यहां से दौड़ेगा, बी यहां से दौड़ेगा, तो बी जो है वो यहां से यहां पहुंच गया, और उसके बावजूद ए पीछे ही है कहीं, ए कंप्लीट पहुंच नहीं पाया। मान लीजिए ए यहां पहुंचा है, तो ए ने यहां से यहां तक का डिस्टेंस ट्रेवल किया और बी ने पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया, और इस दौरान दोनों का टाइम सेम था। ठीक है, तो सेम टाइम में ए यहां से यहां गया और बी पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया। और जब भी टाइमिंग सेम होती है ना, जो स्पीड होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, है ना। जो रेशियो स्पीड का है वही डिस्टेंस का है। तो अगर मैं यहां पे बात करूं ए और बी, तो दोनों की जो स्पीड है वो 5:6 में है। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है दोनों ने, वो भी 5:6 में होगा। और बी ने तो रेस को कंप्लीट किया है, तो बी तो कंप्लीट 1200 मीटर दौड़ा है भाई। तो 6 की वैल्यू 1200, तो 1 की वैल्यू कितनी, 200 मीटर। तो 5 की वैल्यू कितनी, 5 × 200, 1000 मीटर। तो यानी कि ए कितना दौड़ा है, 1000 मीटर दौड़ा है। तो यानी कि ये 70 तो ये पहले दौड़ा ही नहीं था, 1000 ये अभी भी अपने टारगेट से 130 मीटर बिहाइंड है। ठीक है, ये तो यहां से लेके यहां तक दौड़ा है ना, तो ये 70 मीटर तो दौड़ा ही नहीं, तो ये तो 1000 दौड़ा है सिर्फ। तो टोटल 107 मीटर आ चुका है अपने स्टार्टिंग पॉइंट से। तो बी ए जो है वो यहां तक 1070 कवर करके आया है। हालांकि उसने 70 कवर नहीं किया था, बट स्टार्ट तो उसने यहां से यहां तक किया था ना, यानी कि वो अपनी फिनिश पॉइंट से अभी 130 मीटर पीछे है। तो हम बोलेंगे कि 70 मीटर का उसको जो है स्टार्टिंग भी दे दिया, इसके बावजूद भी वो 130 मीटर से हार गया, यानी बी 130 मीटर से जीत गया। ठीक है, स्टार्ट देने के बावजूद भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही सवाल है, बना सकते हो। क्या है देखो, एम इज 60 ईयर ओल्ड। जो एम है, एम की एज है 60 ईयर। आर इज 5 ईयर जूनियर टू एम। जूनियर का मतलब है उससे 5 ईयर छोटा होगा, 45। एंड 4 ईयर सीनियर टू वी। जो आर है वो 4 ईयर सीनियर टू वी है, मतलब आर इज 5 ईयर जूनियर टू एम, सॉरी ये 55 होगा। ठीक है, एंड 4 ईयर सीनियर टू वी, तो वी जो है वो 51 का होगा। ठीक है, द यंगेस्ट ब्रदर ऑफ वी इज बी एंड ही इज 6 ईयर जूनियर टू वी। तो 6 ईयर जूनियर है, इससे 6 साल छोटा है, तो 45 का होगा। तो व्हाट इज द एज डिफरेंस बिटवीन एम एंड बी। तो एम की एज 60 है और बी की 45 है,
तो 60 माइनस 45, दोनों की एज में डिफरेंस कितना होगा? 15 ईयर। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, चले नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5, ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन है, बट हमने यहीं पे ले लिया, सारे क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे। क्या कह रहा है? इंग्लिश अल्फाबेट इज रिकॉर्डेड इन द फॉलोइंग मैनर। ठीक है, द फर्स्ट 6 लेटर आर रिटन इन द अपोजिट। देखो ऐसे लिखते हैं इंग्लिश अल्फाबेट, जो भी अल्फाबेट है, ABCDE और F। ठीक है, फिर GHIJKL, फिर MNOPQR, फिर STUVWX, फिर Y और Z। अब वो क्या कह रहा है कि द फर्स्ट 6 लेटर्स आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर। तो इनको अपोजिट ऑर्डर में लिखोगे तो FEDCBA। द नेक्स्ट 6 लेटर आर रिटन इन अपोजिट ऑर्डर, तो ये हो गया LKJIHG एंड सो ऑन। एट द एंड Y इज इंटरचेंज विद Z। फिर इनको RQPONM, फिर XWVUTS और फिर Z और Y। ठीक है, इस तरीके से लिखा गया है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द 4th लेटर टू द राइट ऑफ द 13th लेटर? 13th लेटर, ठीक है, उसके राइट में 13th लेटर क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसके राइट में 4th लेटर, इसके राइट में 1 2 3 4, 4th लेटर क्या है? N। तो राइट आंसर इज N। तो ऐसे सवालों को ये नहीं है कि बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी, आप आराम से बना सकते हो, सिंपली लिखें और इसको फॉलो कर लें। ठीक है, चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या कह रहा है? इफ A वेरीज एज B, ये ध्यान से देखो, A वेरीज एज B, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। जो कंडीशन A पे लागू होती है वही B पे लागू होती है। A वेरीज एज B का मतलब यही है। अब वो कह रहा है कि nth रूट ऑफ A स्क्वायर B वेरीज एज 2nth रूट ऑफ A की पावर 4 B स्क्वायर। अब एक बात बताओ, इसका मतलब जैसे मुझे स्क्वायर रूट लेना है, तो स्क्वायर रूट ऑफ n लेना है मुझे, तो कैसे लूंगा मैं स्क्वायर रूट ऑफ n? n की पावर 1/2। अगर मुझे क्यूब रूट लेना है, ठीक है, ऑफ n क्या लूंगा? n की पावर 1/3। अगर मुझे nth रूट लेना है, nth रूट, तो मैं कैसे लूंगा? n की पावर 1/n, ऐसे ही तो लूंगा ना। अब अगर मैं nth रूट ऑफ a स्क्वायर बाई b, अब a स्क्वायर b का nth रूट 1/n लें, तो ये क्या बनेगा? a की पावर 2/n और b की पावर 1/n। तो सेम कह रहा है कि 2nth रूट ऑफ दिस, अगर आपको a की पावर 4 b स्क्वायर, इसका 2nth रूट लेना है तो 1/2n। इसको क्या लिखोगे? a की पावर 4 इंटू 1/2n और ये इंटू क्या हो गया? b की पावर 2 इंटू 1/2n। ये 2 से 2, ये 2 से कट गया 2, तो इसको भी आप ये लिख सकते हो a की पावर 2/n और b की पावर 1/n। तो ये और ये सेम आया, तो दैट मीन्स पहली कंडीशन बिल्कुल सही कह रहा है वो, समझ रहे हो ना। अब सेकंड देखो कि a बाई बी स्क्वायर वेरीज इनवर्सली एज b, वेरीज इनवर्सली एज b, यानी कि a बाई बी स्क्वायर, यानी कि इनवर्सली का मतलब है 1/b आना चाहिए। अब देखो a बाई बी स्क्वायर का मतलब b इंटू बी, और a और b तो एज वेरीज एज b बोला है ना, तो मतलब दोनों पे सेम होगा, तो ये 1/b तो बचेगा ना भाई, तो ये भी सही कह रहा है। तो सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो, तो बोथ 1 एंड 2 दोनों के दोनों करेक्ट थे। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या कह रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द रिमाइंडर व्हेन 74 की पावर 100 इज डिवाइडेड बाय 9। 70 की पावर 4 की पावर 100 को 9 से डिवाइड करना है। पहले इस वैल्यू को 74 को 9 से डिवाइड कर लो। अगर 9 से गया 9 8 72, 2 बचा, तो आप इसको 2 की पावर 100 को 9 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर सेम आएगा। अब यहाँ पे एक साइक्लिसिटी थ्योरम, हम साइक्लिसिटी का रूल यूज करते हैं कि इस पावर को n एज्यूम कर लो कि n इज इक्वल टू 100 है, तो ये बन गया 2 की पावर n बाय 9। ये हमने पढ़ाया भी हुआ है हमारे इसी चैनल पे, पेड कोर्सेज में तो लगभग हमें ही पढ़ाया हमने। अब n की वैल्यू रैंडमली पुट करके रिमाइंडर चेक करो, जैसे 2 की पावर 1 डिवाइड बाय 9, तो रिमाइंडर क्या होगा? 2 ही होगा। 2 की पावर 2 डिवाइड बाय n, तो रिमाइंडर क्या होगा? 4 ही होगा। 2 की पावर 3 डिवाइड बाय n, तो रिमाइंडर क्या होगा? 8 या -1 होगा। जब ये इससे 1 लेस आ जाए,
जब रिमाइंडर 1 लेस आए तो वहां पे साइक्लिसिटी क्या बनती है हमेशा, साइक्लिसिटी जितने स्टेप हुए हैं उनका डबल कर दो, 1 2 3, तो 3 का डबल करोगे 3 2 जा 6, तो इसकी साइक्लिसिटी 6 बनेगी। अब आप इस साइक्लिसिटी से क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो 100 को 6 से डिवाइड करूं तो 16 6 96, कितना बच गया 4। अब ये आपको यहाँ n की जगह लेना है, तो 2 की पावर 4 डिवाइड बाई n, 2 की पावर 4 16 होता है, 16 को 9 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आएगा 7। बस यही आपका राइट आंसर था। ठीक है, अब ये आपको अगर बिल्कुल बेसिक से सीखना है तो इसी चैनल पे हमारी एक सीरीज चलती है टॉप 100 अभ्यास सीरीज, उसमें हमने ये कवर किया हुआ है पूरा। ठीक है, तो अभ्यास सीरीज के लेक्चर अवेलेबल है इसी चैनल पे प्लेलिस्ट में, वहां जाके इसको अच्छे से सीख लो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्थमेटिक मीन ऑफ √3 माइनस √2 एंड इट्स रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या, उल्टा। अर्थमेटिक मीन क्या, एवरेज, यानी √3 माइनस √2 और इसका एवरेज क्या होगा 1/√3 माइनस √2। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल, इन दोनों की एवरेज बतानी है, मतलब दोनों का सम करके 2 से डिवाइड करो। इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसका हमने वो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल सुना है, नीचे वाले डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो बस, इसे CND रूल बोलते हैं। तो ये हो गया √3 प्लस √2, और नीचे ये a प्लस बी ए माइनस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो ऊपर बना √3 प्लस √2, नीचे √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो कितना बचा √3 प्लस √2। अब देखो मेरे पास √3 माइनस √2 था और मेरे पास √3 प्लस √2 आया, दोनों का एवरेज निकालना है तो डिवाइड बाय 2, ये कैंसिल हो गया, तो 2√3 डिवाइड बाय 2, 2 से 2, तो राइट आंसर इज √3। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर, बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये रेशियो से पूछा गया क्वेश्चन, आसान है। ठीक है, देखो क्या है, सपोज x एंड y आर 2 पॉजिटिव नंबर सच दैट व्हेन x इज रिड्यूस्ड बाय 2, x को अगर 2 से रिड्यूस कर दें एंड y इज इंक्रीज बाय 2, द रेशियो बिकम 2:1। When x is increased by 2 and y is reduced by 2, the ratio become 3/1. तो which one of the following is equal to x minus y? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x minus 2 that is 2y plus 4, तो ये बनेगा x minus 2y that is equal to 6। यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x plus 2 that is equal to 3y minus 6, तो ये x minus 3y that is minus 8। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, तो अगर मैं इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 माइनस कर दूं तो x माइनस 2y दैट इज 6 और x माइनस 3y दैट इज माइनस 8। अब माइनस करेंगे ये माइनस प्लस प्लस, ये कैंसल, तो प्लस का y दैट इज 14, y की वैल्यू 14 है, यहाँ पुट कर लो, तो x इंटू 2 इंटू 14 दैट इज 6, तो x की वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस 28 यानी कि 34। तो क्या कह रहा है x माइनस वाई, तो x माइनस वाई कितना 34 माइनस 14 दैट इज 20, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या कह रहा है, लेट n ग्रेटर देन 1 बी ए कंपोजिट नेचुरल नंबर हुज स्क्वायर रूट इज नॉट एन इंटीजर। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहली बात तो आपको ये पता हो कि कंपोजिट नेचुरल नंबर कौन से होते हैं। कंपोजिट नेचुरल नंबर वो होते हैं जिनके मोर देन 2 फैक्टर हो। जैसे सबसे छोटा कंपोजिट नेचुरल नंबर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है, 10 है, 12 है, ये सिलसिला चलता रहेगा। ठीक है, अब आपको एक ऐसा ग्रेटर देन 1 ऐसा कंपोजिट नेचुरल नंबर लेना है जिसका स्क्वायर रूट एक इंटीजर ना हो, मतलब फ्रैक्शन में आता हो। कोई भी उठा लो, कुछ भी उठा लीजिए। ऐसा मैंने मान लिया कि क्या ले लें, 21 ले लिया। ठीक है, क्या ले लिया 21 का जो भी होगा स्क्वायर रूट क्या आएगा, इसका स्क्वायर रूट 4 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो ये दोनों के मिडल में है। अब स्टेटमेंट क्या चेक करनी है, पहली स्टेटमेंट n हैज अ फैक्टर दैट इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन द स्क्वायर रूट ऑफ n। n है, n की वैल्यू हमने 21 ली, इसके फैक्टर देखो, इसके फैक्टर 1 होंगे, ये 3 से डिवाइड होगा, 7 से होगा, 21 से होगा। क्या इसका कोई ऐसा फैक्टर है जिसका जो n के स्क्वायर रूट से छोटा हो? बिल्कुल है, ये 3
ले लो 1 ले लो, इसका स्क्वायर रूट तो 4 पॉइंट समथिंग होगा, तो ये इससे छोटा है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। n हैज अ फैक्टर दैट इज ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ऑफ n बट लेस देन n, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट। क्या कह रहा है, n हैज अ फैक्टर दैट इज ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट, तो ग्रेटर देन द स्क्वायर रूट ये रहा 7, ठीक है, बट लेस देन n तो 21 से छोटा है, स्क्वायर रूट से बड़ा है, ये भी बिल्कुल सही कह रहा है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट यहां पे करेक्ट है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, देखो द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वाज 23 ईयर व्हेन दे वर मैरिड 5 ईयर एगो। 5 साल पहले की कहानी है, ठीक है। तो हस्बैंड और वाइफ की जो एवरेज एज है वो 23 थी, तो उनकी टोटल कितनी रही होगी 46। अब अगर मैं आज प्रेजेंट की बात करूं तो हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, दोनों की टोटल एज क्या होगी 46 प्लस दोनों की 5 इंक्रीज होगी, तो ये एज बन गई 56। अब वो कह रहा है कि द एवरेज एज ऑफ द हस्बैंड वाइफ एंड चाइल्ड इज 20 ईयर्स नाउ। हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड एवरेज इनकी 20 है, तो टोटल इनका 60 होगा। अब एक बात बताओ, हस्बैंड और वाइफ का टोटल 56 है, तो चाइल्ड की एज कितनी होगी 4। तो हाउ ओल्ड इज द चाइल्ड नाउ, इट्स 4 ईयर्स। आसान क्वेश्चन था, ज्यादा मुश्किल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि इफ W1 and W2 are weight of the two solid iron ball of radius 1/2 meter and 1/3 meter respectively, then which one of the following is equal to W and W2। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि W1 and W2 are weight of the two solid iron ball of radius this, then which one of the following is equal to this। ठीक है, एक बात ध्यान रखो, जब भी डेंसिटी सेम होती है ना, तो जो वेट होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां कोई ऐसा जिक्र ही नहीं किया, तो मतलब जो वेट होगा वो वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, तो दोनों की वॉल्यूम निकाल लो। अब क्या है, आयरन बॉल है तो क्या होती है, वो स्फेयर की फॉर्म में होती है, तो ये W1 है, ये W2 है। ठीक है, तो W1 और W2। अब एक बात बताओ, इसकी वॉल्यूम क्या होगी 4/3 पाई r क्यूब, इसकी 1/2 का क्यूब, और ये 4/3 पाई, इसकी रेडियस कितनी है 1/3 का क्यूब। ये 4/3 कैंसिल, 1/2 क्यूब का मतलब 1/8, 1/3 क्यूब का मतलब 1/27। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 27:8। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है भाई, बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखें। 40% ऑफ द स्टूडेंट इन ए क्लास आर फ्रॉम इंडिया एंड 50% आर गर्ल्स। अगर टोटल स्टूडेंट वहां पे टोटल स्टूडेंट 100 है, कितने हैं 100। अब इस 100 का दो तरीके का सेग्रीगेशन है। एक तो बोला गया है बॉयज और गर्ल्स हैं कि 50% गर्ल्स हैं तो 50% ही बॉयज होंगे। दूसरा एक इंडिया से हैं और नॉन इंडियन है, दो तरह के हैं। वो कह रहा है कि 40% ऑफ द क्लासरूम आर इंडियन, 40 इंडियन है तो नॉन इंडियन 60 होंगे। अब वो क्या कह रहा है 25% ऑफ द इंडियन स्टूडेंट आर गर्ल्स। इसमें से बॉयज और गर्ल्स देखूं तो इसका 25% कितना होगा 10, ये गर्ल्स हैं तो बॉयज कितने बचे 30। तो नॉन इंडियन में भी तो बॉयज और गर्ल्स होंगे ना। अगर गर्ल्स टोटल 50 है, इसमें से 10 तो यहाँ आ गई, तो गर्ल्स यहाँ 40 बची। टोटल बॉयज 50 हैं, 30 तो इंडियन है तो 20 नॉन इंडियन होंगे। अब वो क्या पूछ रहा है, व्हाट परसेंटेज ऑफ नॉन इंडियन स्टूडेंट आर बॉयज। नॉन इंडियन स्टूडेंट आर बॉयज, तो बॉयज कितने हैं 20, नॉन इंडियन स्टूडेंट कितने हैं 60। तो 20/60 का मतलब 1/3 परसेंटेज के लिए इनटू 100, तो ये 33.33% होगा। तो जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बढ़िया क्वेश्चन है, सारे के सारे सही नॉर्मल लेवल था, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। The average weight of 100 student in a class is 46 kg. The average weight of the boys and girls is 50 and 40 kg respectively. So what is the difference between the number of boys and girls? ठीक है, what is the difference between the number of boys and girls? देखो ये गर्ल्स हैं, ठीक है, ये बॉयज हैं। अब बॉयज का जो वेट है वो 50 kg एवरेज और गर्ल्स का 40, और क्लास का एवरेज कितना है 46। एलिगेशन रूल, इस वैल्यू में से इसको घटा दो, 50 - 46,
मिडल वाली वैल्यू में से उसको घटा दो, 46 माइनस 40, तो ये बचा 4, ये बचा 6, तो 4 + 6 ये बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो होगा। तो 4 और 6 का सम 10, 10 की वैल्यू कितनी, 10 की वैल्यू 100 स्टूडेंट है तो 1 की वैल्यू 10, तो इंटू 10 करोगे तो वहाँ बॉयज़ 60 हैं और इंटू 10 करोगे तो वहाँ पे गर्ल्स कितनी है, 40 है। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज 20। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, दैट इज 20। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, ए होलो क्यूब टू ट्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर ईच वेइंग 200 ग्राम is made. This cube is placed in water with a horizontal face. So how many centimeter of it heights sink in water if the density of the water is 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो इसमें थोड़ा फिजिक्स भी यूज होगी। ठीक है, जैसे ये पानी है, ठीक है, अब क्या होगा, जो भी अगर मैं कहूं कि क्यूब है, जो भी क्यूब आप डाल रहे हो इसके अंदर, ध्यान रखना, ठीक है, उसका कुछ पार्ट पानी में जाएगा, कुछ पार्ट पानी में जाएगा, ठीक है, कुछ पार्ट डूबेगा उसका और तभी वो फ्लोट करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि पानी के ऊपर ऐसे कैसा तैर जाएगा। अगर कोई चीज भारी है, उसमें वेट है, तो उसका कुछ हिस्सा पानी में जाएगा और फिर ही वो फ्लोट करेगा, ऐसा ही होगा हमेशा। ठीक है, तो यहाँ पे वो कैसे करता है, देखो जितना उसका वेट है ना, वेट वो इक्वल टू होगा, जितना भी उसका वेट है दैट इज इक्वल टू होगा किसके बराबर, जो भी पार्ट डूबा हुआ है। मान लीजिए जो भी पार्ट डूबा हुआ है इसकी हाइट h है और बेस का एरिया, ये साइड 10 है, ये साइड 10 है, तो दैट इज इक्वल टू होगा बेस एरिया इनटू हाइट। भैया कुछ तो वॉल्यूम डूबी होगी ना, एरिया हमें ये तो पता है कि क्यूब है, इसकी हर एक साइड 10 सेंटीमीटर है, तो लेंथ और ब्रेथ और हाइट सारा 10 है, लेकिन जो एरिया डूबा है इसके अंदर है उसकी हाइट हमने h मान ली। ठीक है भाई, और साथ में देख लो कि डेंसिटी ऑफ वाटर कितना है, डेंसिटी ऑफ वाटर, ये ध्यान रखना, जो पार्ट डूबा हुआ है उसकी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर दैट इज इक्वल टू टोटल वेट। अब ये कितना हो गया, 10 इंटू 10 इंटू हाइट, और डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1 सेंटीमीटर पर ग्राम, तो ये 200, तो हाइट इज इक्वल टू किसके, 200/100, तो मतलब कितने सेंटीमीटर पार्ट डूबा हुआ है उसके अंदर, 2 सेंटीमीटर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो जब ऐसा होगा तभी वो फ्लोट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ऐसा थोड़ा है कि कुछ भी मतलब वेट के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि आप पूरा 1000 किलो का डाल दोगे इसके अंदर वो भी इतना ही फ्लोट करेगा, समझ रहे हो। तो वो डिपेंड करता है, हमेशा ऐसे निकालते हैं। हालांकि ये मैथ नहीं फिजिक्स है, बट हमारी साइंस में रुचि भी नहीं रही कभी ज़्यादा, बट फिर भी बता दिया। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यहाँ पर हमने पिछले 3 पेपर्स के पीवाईक्यूज को सॉल्व किया है। दोस्तों अगर आप इस एग्जाम की क्वालिटी रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं फॉर दी स्पेशल कंपोनेंट, तो हमने आपके लिए एक स्पेशल बुक डिजाइन कर दी है, जहां पर आप लोगों को 1900 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज ऑफ आईआर एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, इंश्योरेंस, अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, कंप्यूटर हम प्रोवाइड करें। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज हैं विद डिटेल एक्सप्लेनेशन है और एज पर द लेटेस्ट सिलेबस एंड लेटेस्ट पैटर्न है। दोस्तों इसके साथ साथ आप हमारे ई स्टोर पे जाके सोशल सिक्योरिटी एक्ट की कंपाइल्ड बुक और लेबर लॉ की कंपाइल्ड बुक भी डाउनलोड कर सकते हैं एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस। और दोस्तों अगर आप इस एग्जाम के हर एक कंपोनेंट की क्वालिटी रिवीजन एंड प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमने आपके लिए हमारी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर रखी है, जहां पर आप लोग हर एक कंपोनेंट के चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोगों को 10 फुल लेंथ टेस्ट फॉर एपीएफसी एग्जामिनेशन विद वीकली मेंटर टॉक सेशन और करंट अफेयर के भी आपको मंथली क्विज मिल रहे हैं। तो ये टेस्ट सीरीज आप लोगों की क्वालिटी प्रिपरेशन में हेल्प करने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर हमारा एक स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है 85% ऑफ का, जिसको आप अवेल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कूपन कोड EPFO85। तो ये टेस्ट सीरीज आप लोगों को लास्ट मोमेंट में इस एग्जाम के लिए रेडी करने में काफी हेल्प करने वाली है। आप इसमें जो है एनरोल कर सकते हैं। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।